तो एक दूसरे को पहचान जाओगे, नहीं पहचान जाओगे? तो प्रजाति तो एक है मनुष्य, यदि मनुष्य एक प्रजाति है ना, इन मनुष्य के अंदर एक प्रजाति के अंदर भी जो विविधता दिख रही है, दिख रही कि नहीं दिख रही? तो क्या ये विविधता है कि केवल कुत्ता, बिल्ली, मच्छर, मनुष्य ये सब ही विविधता है? देखो बिल्कुल सही है, यानी जो विविधता जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। जैसे होती है जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, दूसरा स्पीसीज बायोडायवर्सिटी, प्रजातीय जैव विविधता बायोडायवर्सिटी, और इकोसिस्टम या कम्युनिटी बायोडायवर्सिटी। देखो मेरी बात, अब इसको समझो। जी देखो, जैव विविधता कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की। मनुष्य एक प्रजाति है ना, देखिए हम सब मनुष्य जो है एक प्रजाति है, लेकिन 1 लाख मनुष्य अगर कहीं पर रह बैठे तो 1 लाख जो मनुष्य है एक दूसरे से कुछ अलग होने के नहीं होंगे, अलग होंगे। और लाखों की भीड़ में आप एक दूसरे को पहचान लेंगे नहीं पहचान लेंगे? तो आप बताइए, कुछ विविधता है तभी तो आप दूसरे पहचान जा रहे हो। तो वो जो विविधता, एक ही जाति के अंदर जो विविधता दिख रही है, इसी को जेनेटिक बायोडायवर्सिटी। जैसे हर व्यक्ति एक दूसरे से कुछ फर्क है कि नहीं है? बहुत सब मनुष्य सब, लेकिन एक दूसरे को लाखों की भीड़ में पहचान जाओगे नहीं पहचान जाओगे? तो एक जाति के अंदर, एक ही जाति के अंदर जो विविधता पाई जाती है, उस विविधता को भाई आपका अपना, चाहे कुत्ता पालतू हो, चाहे बिल्ली पालतू हो, चाहे भैंस पालतू हो, चाहे गाय पालतू हो, कहीं भी रहो और लाखों की भीड़ में अपनी भैंस को आप पहचान जाओ, वो खुद ही पहचान लेती है और आप खुद पहचान जाओ, दोनों लोग। क्यों? क्योंकि उसकी आंखों में मनुष्य का एक दूसरे से फर्क कुछ तो है, तभी तो पहचान जा रही है। तो एक प्रजाति के अंदर जो पाई जाने वाली विविधता जो होती है वो क्या हो गई? जेनेटिक डायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी। स्पीशीज डायवर्सिटी का मतलब, मैंने कहा कि बहुत सारी प्रजातियां हैं, ह्यूमन्स बीइंग है, कुत्ता है, बिल्ली है, सांप है, गोजर है, छिपकली है, मक्खी है, मच्छर है, खट्टल है, चूंटी है, चूता है, सब क्या है? अलग अलग प्रजातियां। तो प्रजातियों में होने वाली जो विविधता होती है वो स्पीशीज बायोडायवर्सिटी। यहाँ देखो, जैसे आपने देखा एक डिजर्ट, रेगिस्तान, एक फॉरेस्ट है, एक पॉन्ड्स है, एक रिवर है। आप बताइए, जो जैव विविधता, जो प्रजातियां डिजर्ट में पाई जा रही हैं, क्या उतनी ही प्रजातियां यहाँ पाई जाएंगी? या जो इसमें प्रजाति में पाई जा रही है, क्या इसमें उतनी पाई जाएंगी? जो इसमें एक दूसरे में एक क्षेत्र के अंदर, बड़े क्षेत्र के अंदर क्या प्रजातियों की विविधता पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही है? रेगिस्तान में प्रजातियां अलग हैं, जो दलदल वाली जगह पे प्रजातियां अलग हैं, फॉरेस्ट में प्रजातियां अलग हैं, पॉन्ड्स के अंदर प्रजातियां अलग हैं, तालाब के अंदर प्रजातियां अलग हैं। तो एक बड़े क्षेत्र में जो प्रजातियों की विविधता होती है उसको इकोसिस्टम, एक कम्युनिटी बायोडायवर्सिटी। समझ गए? तो अब इसमें लिखिए
थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स लिखिए जो एग्जामिनेशन पॉइंट्स लिखाते चलते हैं, उसको करते हैं। पहली बात समझे कि नहीं समझे, कोई समझ गया ना? तो लिख लीजिए किसी प्राकृतिक बायोडायवर्सिटी, लिखिए जैव विविधता, जैव विविधता किसी प्राकृतिक क्षेत्र में, किसी प्राकृतिक क्षेत्र में पाई जाने वाली जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों की प्रजातियों की बहुलता, को जैव विविधता कहा कहते हैं। लिखा? अगला पॉइंट लिख लीजिए, जैव विविधता शब्द, बायोडायवर्सिटी शब्द का सबसे पहले प्रयोग, जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1985 में W.G. रोजन ने टेक्स्ट में लिखा था, ठीक है? ठीक है, अगला पॉइंट लिख लीजिए, जैव विविधता को 1992 में रियो समिट में परिभाषित किया गया था। रियो समिट को क्या बोलते हैं? बताओ। रियो समिट का दूसरा नाम क्या है? रियो समिट को अर्थ समिट में कहते हैं। अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है? पृथ्वी समिट। ठीक है, अगला लिखिए, बायोडायवर्सिटी के पितामह, बायोडायवर्सिटी के पितामह किसको बोलते हैं? बताइए, लिखिए, बायोडायवर्सिटी के पितामह एडवर्ड ऑसबॉर्न विल्सन। एडवर्ड विल्सन, ठीक है? क्लियर होगी बात? क्या हो गया? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्लियर होगी बात? लिख लीजिए, पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी, पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी। हिंदी में बोलते हैं जैव विविधता का प्रतिरूप।
सवाल कभी पूछता है, देखो ये ग्लोब है और ये क्या है, पोल, और ये क्या है, इक्वेटर। ठीक, ये ट्रॉपिक है। देखो हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा, कम होता जाएगा। तो देखिए पहला प्रतिरूप ये है कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर डाउन होगा। ठीक है, ऊपर आप जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो हम जीरो से ऊपर जैसे जैसे जाएंगे, यानी अक्षांश, जैसे जैसे अक्षांश बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। और जब कम होगा तो बायोडायवर्सिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, कम होगा। नहीं समझ पाए? यानी जीरो से हम ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो अक्षांश बढ़ेगा, देखिए 90 तक पहुंचेगा, और जैसे जैसे अक्षांश बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। और टेम्परेचर कम होने से क्या होगा, बायोडायवर्सिटी क्या होगी, कम होगी। क्यों कम होगी? वही बता रहे हैं, बारिश में जैसे जीरो से हम ऊपर बढ़ते जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा, और जब टेम्परेचर कम होगा तो बारिश की मात्रा कम होगी। जैसे जैसे अच्छा आपको सोचिए, जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ आपने देखा होगा वहाँ पर कीड़े मकोड़े ज़्यादा रहते कि नहीं रहते। जहाँ पर सूखा रहेगा, डेजर्ट वाला इलाका रहेगा, वहाँ पर क्या हुआ, कीड़े मकोड़े, जैव विविधता कम रहेगी। जैसे जहाँ पर बारिश होती है वहाँ पर पेड़ पौधे तो बहुत ज़बरदस्त होते हैं। छोटी जगह को देख लो, जहाँ पर अपने घर के अंदर जहाँ नाला वाला बह रहा होता है वहीं पे मार काई वही लगी रहती है, उसको खरपतवार से जाते हैं, क्या नाम है होता नहीं है। तो उसमें जो होता है भाई घर ही में, अब देखो नल वल जैसे जहाँ चलता है थोड़ी दूर जहाँ पानी गिरता है तो मार उसमें बहुत सारे जम जाते हैं, इधर उधर तो सूखा पड़ जाता है। तो जहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी वहाँ पर जो विविधता ज़्यादा होगी। जाहिर सी बात है लैटिट्यूड्स के बढ़ने से क्या होगा, गर्मी कम होगी, और गर्मी जब कम होगी वर्षा कम होगी, और वर्षा कम होगी तो वहाँ पर क्या होगा, बायोडायवर्सिटी कम। लिख लीजिए, अक्षांश के बढ़ने पर तापमान घटता है। देखो जीरो से अगर बढ़ोगे तो तापमान घटेगा जैसे ऊपर जाएंगे ना, और तापमान घटने से वर्षा क्या होगी, कम होगी, और वर्षा कम होगी तो बायोडायवर्सिटी कम होगी। यानी अक्षांश के बढ़ने पर बायोडायवर्सिटी कम होगी। ये पहला फैक्टर है, फैक्टर टू बायोडायवर्सिटी कम। दूसरा लिख लीजिए एल्टीट्यूडनल्स। क्या सर? एल्टीट्यूडनल फैक्टर होता है ये, एल्टीट्यूडनल फैक्टर्स। ये क्या होता है, ऊंचाई जैसे ये हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो क्या होगा, तापमान घटेगा कि बढ़ेगा, कैसे कितना घटेगा, जैसे से ऊंचाई बढ़ने पर तापमान क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना घटेगा। देखो 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर कितना घटेगा, 6.3 डिग्री या 6.4 डिग्री
सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। इसी को क्या बोलते हैं? नॉर्मल लैप्स रेट। यानी जैसे आप 1 किलोमीटर ऊंचे जाओगे तो यहाँ जितना टेम्परेचर है 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर कितना घट जाएगा? और जाओगे तो और बढ़ जाएगा। तो देखो जब नीचे से हम ऊपर जाएंगे तो तापमान घटेगा कि बढ़ेगा? इसीलिए जब गर्मी ज्यादा पड़ती है तो लोग कहते हैं पहाड़ी जो लोग पहला शिमला जाओ, नैनीताल चले जाओ। क्यों? क्योंकि पहाड़ है और जैसे पहाड़ पर जाएंगे प्लेन तो बहुत गर्म रहती है, वहाँ पर ठंडी रहेगी तो मनुष्य कंफर्टेबल होगा। तो आप देख रहे हो कि ऊंचाई पर जाने पर जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो ऊंचाई पर जाने पर तापमान क्या होगा? घटेगा। और जब तापमान घटेगा तो क्या होगा? वर्षा घटेगी और इसलिए बायोडायवर्सिटी पर क्या प्रभाव पड़ जाएगा? वो भी कम। तो लिख लीजिए ऊंचाई पर जाने पर जैव विविधता घटती है। ठीक। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप ये क्या होता है? देखो कैसे जाए इसको? प्लस वाले हाँ? प्लस के लिए ये मैंने क्रिएट नहीं ऊपर प्लस स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। देखो ये क्या होता है? जैसे छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, जैसे बस्ती से हम लोग निकल रहे इस डायरेक्शन में कौन सा एरिया पड़ता है? तो एक छोटा सा जंगल पड़ता है। आगे जाओगे जंगल पड़ेगा, वन विहार है ना। तो वन विहार जैसे इतना एरिया है, अगर यही वन विहार पूरा बस्ती होता बीच बीच में, मतलब पूरा जंगल पर जैसे वन विहार है उसी तरह पूरा बस्ती के बराबर होता एरिया ये, तो जैव विविधता तब ज्यादा होती कि अब ज्यादा है, इसमें ज्यादा होती। ये छोटा एरिया है और ये बड़ा एरिया होगा। तो अगर एरिया बड़ा है तो क्या होगा? जो विविधता ज्यादा रहेगी कि छोटे वाले होंगे? ध्यान दीजिएगा, जब भी एरिया छोटा होगा वहां पर क्या होगा? बायोडायवर्सिटी कम होगी, और जहां एरिया बड़ा होगा वहां पर बायोडायवर्सिटी ज्यादा होगी। लिखो इसमें, लिखिए प्रजाति क्षेत्र संबंध। प्रजाति क्षेत्र संबंध में लिखिए बढ़ते क्षेत्रफल के साथ प्रजाति समृद्ध ज्यादा होती है। बायोडायवर्सिटी ज्यादा होती है। लिख लीजिए आमतौर पर बड़े क्षेत्र में, आमतौर पर बड़े क्षेत्रों में छोटे क्षेत्र की तुलना में अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। जैसे देखिए एक इतना बड़ा जंगल है और एक इतना बड़ा जंगल पूरा, एक तरह का इन्वायरमेंट है फॉरेस्ट, एक बड़ा है और एक छोटा। प्रजाति किससे पैदा पाएगी? जहां क्षेत्रफल बड़ा है। क्योंकि अभी बताऊंगा कि जो बायोडायवर्सिटी की जो लॉस का
यानी बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता क्यों कम हो रही है, उसके सबसे ज़्यादा जो कारण होते हैं 4 क्वार्टिटिवल्स होते हैं, यानी 4 जो पाप होते हैं जो विविधता कम होने के, वो 4 पाप अभी लिखवाएंगे, वो पाप उसमें से भी है, उसके फ्रेगमेंटेशंस होता है, उसको काट देना, छोटा कर देना होता है, ठीक है। तो अब लिख लीजिए काइंड ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखो बायोडाइवर्सिटी कितने प्रकार मैंने बताया, कौन कौन सी, विविधता, प्रजातीय और पारिस्थितिकी या कम्युनिटी सामुदायिक जैव विविधता, ये होती है। मैंने बताया कि जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, एक ही प्रकार के सब प्रजाति, एक जाति के अंदर पाई जाने वाली जो विविधता होती है उसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। और एक जाति में क्या है, जैसे कुत्ता, लाखों कुत्ता है, लेकिन अपने गली का कुत्ता जान जाओगे, यही ससुराल भोगता है रात भर परेशानी, यही बीच में आपको दौड़ाई तो क्या है, कुछ तो विभिन्नता रही होगी, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। जैसे मनुष्य है, मैंने कहा लाखों की भीड़ में एक दूसरे को आप कहीं भी मिल जाओगे तो पहचान जाओगे, तो उस स्कूल में क्लास में बुलाए रहते हैं, ठीक है। अगर आज से 99 बातें होंगी, जो क्यों, क्योंकि एक दूसरे की विभिन्नता है। तो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी, प्रजातियों के अंदर पाई जाने वाली विविधता होती है। और एक बड़े क्षेत्र में जो पाई जाने वाली विविधता होती है, जैसे एक क्षेत्र ये है, एक क्षेत्र ये है, एक क्षेत्र ये है, एक क्षेत्र ये दुनिया बहुत बड़ी है, तो कई क्षेत्रों में एक बड़ा क्षेत्र है, तो हो सकता है फॉरेस्ट की बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, उसके बाद तालाब की होगी, उसके बाद कोरल रीफ की होगी, तो अलग अलग क्षेत्र, एक बड़े क्षेत्रों की बायोडाइवर्सिटी होती नहीं होती है, उसको सिस्टम कम्युनिटी बायोडाइवर्सिटी अभी बताते हैं। तो लिख लीजिए इसमें एक ही प्रजाति के जीवों में, एक ही प्रजाति के जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता को क्या बोलेंगे, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। लिख लीजिए, अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिए आनुवंशिक जैव विविधता, आनुवंशिक जैव विविधता जैव विविधता के संरक्षण में, आनुवंशिक जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जैसे आपने देखा
एक प्रजाति है ए, एक प्रजाति है बी, एक है सी। अगर इस प्रजाति के अंदर जीन की विविधता ज्यादा है, इसमें मीडियम है और इसमें सबसे कम है, यानी जिस प्रजाति के अंदर जीन की संख्या कम होगी, यानी जीन की वेरिएशन कम होगी, उस प्रजाति के विलुप्त होने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। जिस प्रजाति के अंदर जीन की बहुत सारी विविधता पाई जाती है, उस प्रजाति को जल्दी विलुप्त होने के मुश्किल है, जल्दी विलुप्त नहीं होगी। तो जीन की जो विविधता होती है वो जीव के संरक्षण का काम करती है। जैसे मैंने बताया कि जैसे डायनासोर था, डायनासोर बहुत बड़ा था, प्राणी था ना, बहुत बड़ा प्राणी था, लेकिन उतना बड़ा प्राणी होने के बावजूद भी वो इस दुनिया से क्या हुआ? क्यों? शरीर तो बड़ा था, लेकिन उस शरीर के अंदर जीन की विविधता। अब देखो मेरी बात, मान लिया जैसे जो जीन की विविधता होती है वो जीव को बदलते हुए वातावरण के अकॉर्डिंग अनुकूल बनाती है। मान लिया जैसे ये जीवधारी है, अब इसके चारों तरफ वातावरण है, ठीक है, वातावरण है, और मान लिया इस समय जैसे इस समय है, इस समय इसके अंदर जो जीन है इस वातावरण के अकॉर्डिंग एडजस्ट है, लेकिन 10,000 साल के बाद मौसम वातावरण बदल गया और इसके अंदर जीन की विविधता नहीं थी, यानी जीन ज्यादा नहीं थे, तो क्या होगा? बदलते हुए वातावरण के अकॉर्डिंग ये एडजस्ट नहीं हो पाएंगे और ये विलुप्त हो जाएंगे। शरीर कितना भी बड़ा हो, लेकिन वो प्रजाति इस दुनिया से क्या होगी? विलुप्त हो जाएगी। इसका कारण डायनासोर का जो विलुप्त होने का कारण ये था कि इसके अंदर जीन की विविधता बहुत कम है। जिस प्रजाति के अंदर जीन की विविधता ज्यादा होगी, वो प्रजाति जो है इस पृथ्वी के धरातल पर विलुप्त जल्दी नहीं होगी। इसीलिए मैंने कहा जीन की जो विविधता जो होती है वो प्रजाति के संरक्षण के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ध्यान लिख लीजिए। प्रजातीय विविधता, लिख लीजिए। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों में विविधता ठीक है, विभिन्न प्रकार की प्रजातियों, जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां होती हैं उसको स्पीशीज उसको प्रजाति विविधता। पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न प्रकार की, पृथ्वी के धरातल पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रजातियों की विविधता प्रजातीय विविधता क्लियर होगी बात? जैसे इस पृथ्वी के धरातल पर प्रजातीय विविधता है कि नहीं है? भाई इसी छोटी जगह ले लो, आप बाहर निकले, साड़ मिल गया, कुत्ता मिल गया, बिल्ली मिल गया, तो ये क्या है? अलग अलग प्रजातियां ही तो हैं, है कि नहीं? तो ये मनुष्य है, बहुत से क्या नाम है, कुत्ता रास्ते में मिल गया। ये सारी जो प्रकार की जो विविधता है ये प्रजातीय विविधता है, ठीक है। इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी लिख लीजिए। देखिए अब छोटा सा मैं बता रहा हूं, जैसे आपने देखा
एक प्रजाति ह्यूमंस है, एक प्रजाति चिंपैंजी है। चिंपैंजी, इन दोनों में 98.3% समानता है। 98.3% एक दूसरे को समान, यानी करीब 99% ये पूरा जो है चिंपैंजी और मनुष्य के जीन एकदम समान है। केवल 1% जो विविधता है, जीन की विविधता है, इसकी वजह से चिंपैंजी चिड़ियाघर में है और हम लोग बाहर हैं। वो पिजड़े में है, आप क्लासरूम में। 1% अगर इधर सब क्या होता जी, सब वही पड़े होते हो। समझ रहे हो? बड़ा असर मुसीबत है मामला, देख रहे हो? लिख लीजिए, अगला लिख लीजिए। क्या चीज? क्या चीज बोलो? तो अब देखो, दो ही गुणसूत्र की वजह से सारे फंस गए और अंदर की संरचना पूरी से होगी, ब्रेन की संरचना से होगी, लीवर की संरचना से होगी, वो सब एक मैमल्स में आएंगे। तो थोड़ी सी विविधता की वजह से बेचारे वो अंदर है तो बाहर। ठीक है, अब लिख लीजिए इकोसिस्टम एक कम्युनिटी का डायवर्सिटी। ठीक है, लिख लीजिए इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी में लिख लीजिए अलग अलग पर्यावास में, पर्यावास का मतलब हैबिटाट, अलग अलग पर्यावास में पाई जाने वाली विविधता इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी। एग्जाम्पल लिख लो, घास का मैदान, एक घास का मैदान, दूसरा उष्ण वेटलैंड्स, वेटलैंड का मतलब आर्द्र भूमि, रेगिस्तान, मैंग्रोव, सदाबहार वन, ये अलग अलग पर्यावास है कि नहीं है? ये अलग अलग है कि नहीं? अब देखो, यानी ये जो इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी थी, इसको हम कैसे नापेंगे? इसको हम नापते हैं 3 तरह के, इसको अल्फा बायोडायवर्सिटी और बीटा बायोडायवर्सिटी, तीसरा गामा बायोडायवर्सिटी। हमने क्या बताया कि एक बड़ा इकोसिस्टम है, एक बड़ा आवास, जैसे हमने कहा डेजर्ट ले लिया, एक ले लिया रेगिस्तान, और रेगिस्तान जो है 50 किलोमीटर की दूरी, 10 किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई में मान लिया। तो एक रेगिस्तान के अंदर भी तो अलग अलग क्षेत्र में बहुत सारे क्षेत्र होंगे। जैसे ये बायोम ले लिया, बायोम, एक बायोम हमने ले लिया रेगिस्तान।
रेगिस्तान ले लिया। और इस रेगिस्तान में भी तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग, मान लिया कोई रेगिस्तान में कहीं तालाब, छोटा सा तालाब, रेगिस्तान के अंदर ही एक तालाब है, जिसे पूरा बस्ती ले लो, तो क्या पूरा बस्ती एक समान है? कहीं पर बगीचा होगा, कहीं पर तालाब होगा, कहीं पर छोटी सी नदी होगी, कहीं पर मनुष्य का आवास होगा, कहीं रेगिस्तान होगा। तो मान लिया यहाँ तालाब है, एक छोटा सा कहीं पेड़ है, 20-25 का पेड़ है, कहीं पर कुछ है, तो एक ही बड़े क्षेत्र के अंदर या एक ही बायोम में कई इकोसिस्टम है कि नहीं है? यही तो हमने बताया था कि एक बायोम में कई इकोसिस्टम होते हैं। यानी इकोसिस्टम बड़ा होता है कि बायोम? बायोम बड़ा होता है जी। एक बायोम में बहुत सारे इकोसिस्टम हो सकते हैं, होते हैं कि नहीं होते? तो देखिए, इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी को मापने का कितने प्रकार के मापा जाता है? 3, अल्फा, बीटा और गामा। अब देखो क्या है अल्फा बायोडायवर्सिटी। देखो क्या है, एक बायोम के अंदर, सुनो, एक बायोम के अंदर जो डिफरेंट इकोसिस्टम मौजूद है, अगर बायोडायवर्सिटी केवल एक इकोसिस्टम की मापी जाती है, तो जो बायोडायवर्सिटी होती है उसको अल्फा बायोडायवर्सिटी। एक बायोम का मतलब बड़ा होता है, एक बायोम में बहुत सारे इकोसिस्टम होंगे। अगर बायोडायवर्सिटी मापी जाती है किसी बायोम के एक इकोसिस्टम में, तो एक इकोसिस्टम में जो बायोडायवर्सिटी होगी उसको क्या बोलते हैं? कल बायोम और इकोसिस्टम का डिफरेंस लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? सीधे लिखवाया था कि एक बायोम क्या होता है, एक बड़ा क्षेत्र जिसमें एक विशिष्ट प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जलवायु ध्यान रखिएगा, क्योंकि जलवायु ही बायोडायवर्सिटी को निर्धारित करती है। जैसे रेगिस्तान है, जैसे रेगिस्तान, तो रेगिस्तान इसलिए कहते हैं कि वहां पर एक विशिष्ट प्रकार की जलवायु है, तभी जलवायु की वजह से वहां वनस्पतियां बहुत ज्यादा नहीं है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो विशिष्ट प्रकार की वनस्पति जलवायु की वजह से वो डायवर्सिटी वहां पर जो है रेगिस्तान है, एक विशिष्ट प्रकार की जलवायु की वजह से वहां पर एक जंगल है। जंगल कहीं पर अगर है तो क्यों है? क्योंकि विशिष्ट प्रकार की जलवायु है, वहां पर वर्षा ज्यादा हो रही तभी तो जंगल है। एक बहुत बड़ा क्षेत्र जिसकी विशिष्ट प्रकार की जलवायु होती है उसी को क्या बोलते हैं? बायोम। हमने एक एग्जाम्पल को तौर पे ले लिया, एक रेगिस्तान। रेगिस्तान अगर कह रहे हैं तो इसका मतलब है वहां की एक विशिष्ट प्रकार की जलवायु होगी। अच्छा, अब बताइए, जब 10 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक पूरा एरिया लंबाई चौड़ाई में है, तो क्या समान प्रकार की वहाँ पर बायोडायवर्सिटी होगी? वहाँ भी छोटे छोटे पॉकेट्स होंगे, क्योंकि रीजनल फैक्टर होंगे वहाँ पे। रीजनल फैक्टर कैसे है? कहीं पंपिंग सेट चल रहा है और पानी बह गया खेत में पूरा जो है, उससे पता लगा घोला वाला भर गया पूरा, तो वहाँ की जाहिर है पानी की वजह से वहाँ का क्षेत्र थोड़ा नमी होगा कि नहीं होगा? एक पता लगा कि पूरे बहल्ले का पूरा जो पानी जाकर एक जगह डंप हो रहा है, तो विशेष प्रकार का रीजनल फैक्टर हुआ ना, वहाँ पर बढ़िया पानी नमी हुआ तो बढ़िया से वहाँ ठंडा हुआ, वहाँ वनस्पतियाँ काई और नरम बढ़िया जब गई क्या नाम। और जब वहाँ पर हुआ तो वहाँ पर कीड़े मकोड़े भी आए, क्योंकि उनको बढ़िया ठंडा ना मिले। उसके बाद क्या, मनुष्य भी देखो यहाँ ठंडा रहता, गर्मी जाकर बैठता नहीं है, ठंडी सांप भी आके बैठा है, गोजर भी आके बैठा है, कुत्ता भी आके साइड में बैठा, ठंडा ठंडा आ रहा है, मनुष्य भी। तो देखिए, एक रीजनल फैक्टर की वजह से वहाँ की जैव विविधता बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? तो मान लिया रेगिस्तान में कहीं तालाब, छोटा सा तालाब है, तो इस तालाब की जैव विविधता उसी रेगिस्तान में हो सकता है कुछ थोड़ी दूर पे जाकर 1-8 किलोमीटर के बाद 10-12 पेड़ होंगे, उसकी एक इकोसिस्टम हो गया, इसकी इकोसिस्टम हो गया, इसका इकोसिस्टम हो गया। तो एक बायोम में कई इकोसिस्टम होते हैं, लिखा चुके हैं।
बायोम का क्षेत्रफल बड़ा होता है, इकोसिस्टम का क्षेत्रफल छोटा होता है। हमने बताया कि इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी को हम 3 प्रकार से बांटते हैं, अल्फा बायोडायवर्सिटी, बीटा बायोडायवर्सिटी और गामा बायोडायवर्सिटी। क्लियर हो गई? अब देखो, अगर किसी एक इकोसिस्टम की जो विविधता जो होती है उसको क्या बोलते हैं? बीटा बायोडायवर्सिटी क्या होती है? जब एक बायोम के अंदर उसके 2 इकोसिस्टम लिए जाएं, 2 इकोसिस्टम में जो बायोडायवर्सिटी होती है उसका तुलनात्मक जब अध्ययन करेंगे तो बीटा बायोडायवर्सिटी। गामा बायोडायवर्सिटी क्या होती है? पूरे बायोम के अंदर पाई जाने वाली बायोडायवर्सिटी क्या होगी? वो समझ गए बात? तो लिख लीजिए अल्फा बायोडायवर्सिटी, लिख लीजिए इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी, लिख लीजिए अल्फा बायोडायवर्सिटी। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? नहीं आया? सर ये नाम क्या मुझे नहीं समझ में आ रहा। जो विविधता को मापना, जो विविधता का मतलब है वहाँ किसी इसको को मापना क्यों है? मापना का मतलब है उसको मापा हो जाएगा कि अल्फा बाई इस पे इस क्षेत्र की बायोडायवर्सिटी कितनी है, इसकी क्षेत्र बायोडायवर्सिटी है, हर चीज़ को मापा जाता है तभी तो बायोडायवर्सिटी। देखिए, जो विविधता इस पूरी दुनिया का इंटीग्रल पार्ट है। जो विविधता जब कम होगी तो आप उस जैव विविधता का चयन के पार्ट हैं। अगर जैव विविधता इंटीग्रल पार्ट होती है, अगर जैव विविधता कम हो रही है इसका मतलब पृथ्वी रिचनेस कम हो रही है और जैव विविधता को मेंटेन करना सबसे जरूरी होती है। क्योंकि अगर जैव विविधता की कमी आ गई, कोई प्रजाति विलुप्त हो गई इस दुनिया से, तो इसका मतलब है पृथ्वी का एक्जिस्टेंस भी कमी होगा। क्योंकि देखिए, हर जीवधारी एक दूसरे से लिंक होगा। हम भी उस फूड चेन, उस फूड वेब के पार्ट हैं। और अगर एक कड़ी टूटती है किसी जंजीर की तो पूरी जंजीर खत्म रह जाती है। इसलिए जो विविधता को कंजर्वेट करने के लिए पूरी दुनिया में पूरा जो है एक इसी मूवमेंट चल रहा है। ठीक है? अरे भाई, मान लिया बैक्टीरिया एक प्रजाति, अब बैक्टीरिया इस पृथ्वी के धरातल में खत्म होने लगे तो क्या होगा? अब सोचो बैक्टीरिया क्या करना, बैक्टीरिया पूरा दिन भर बीमारी कर देता, ये कर देता। आप ये सोचो, बैक्टीरिया जो होती है, जो भी चीज मर जाते हैं जीवधारी, उसको सड़ाता गलाता कौन है? तो अगर बैक्टीरिया डायरेक्ट आपसे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर बैक्टीरिया प्रजाति नहीं होगी, पूरी पृथ्वी बायोमास से भर जाएगी। हर चीज का एक महत्व। अगर एक प्रजाति किसी पौधे की खत्म हो रही है, इसका मतलब है उस प्रजाति के ऊपर दूसरा कोई ना कोई जीवधारी हुआ है। और पौधे के विलुप्त होने का मतलब हुआ कि वहाँ पर ऑक्सीजन की लेवल कम हो रहा है, वहाँ पर CO2 का बढ़ेगा। तो बहुत सारे एक लिंक होते हैं। इसीलिए पृथ्वी के धरातल पर जो विविधता को मेंटेन करना सबसे जरूरी होता है। ठीक है? ये केवल जो विविधता ही नहीं, किसी समाज के अंदर सोच की भी बेजो विविधता होती है। इसीलिए डिफरेंट आइडियोलॉजी होते हैं। इस आइडियोलॉजी इसीलिए किसी भी देश के अंदर जब अलग अलग विचारधारा बहुत सारी जब होती है, वो देश उतना ही रिच होता है। क्योंकि अलग अलग विचारधारा के रूप जब लोग रहते हैं तो होता क्या है, उन अलग अलग विचारधाराओं में एक डिबेट होता है, एक डिस्कशन होता है। डिबेट और डिस्कशन से एक नई चीज़ डेवलप होती है। इसीलिए अलग अलग पार्टियां होती हैं, अलग अलग विचारधारा की पार्टियां होती हैं। और वो इसलिए नहीं, कोई गलत नहीं है, उसका बहुत जरूरी होता है। अगर विचारधारा अलग अलग नहीं होती है तो वो देश होमोजीनियस हो जाएगा। और होमोजीनियस सोसाइटी जो होती है बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। जैसे जीन की विविधता, जैसे हमने बताया डायनासोर के अंदर बहुत प्रकार की जीन की विविधता की वजह से डायनासोर, देखो जीन की विविधता कम थी डायनासोर के अंदर,
डायनासोर क्या हुआ, खत्म हो गया। उसी तरह से सोच की अगर विचार, सोच की विविधता अगर किसी देश के अंदर नहीं है तो वो देश खत्म हो जाएगा, जल्दी जाना है। अगर वो इसलिए जीवधारियों की जो अलग अलग प्रजातियों की अगर नहीं होगी, अगर बताओ खुद सोचिए, अगर क्या मनुष्य ही केवल रहता, पूरी कोई प्रजाति ना होती तो क्या पॉसिबल था जीवन? अगर पेड़ ना हो तो ऑक्सीजन ना हो, CO2 बढ़ जाता, तो अगर वो नहीं होंगे तो हम है कि नहीं है? तो आप खुद सोचिए, इसी के सारे जीवधारियों की जो अलग अलग विविधता होती है उसको मापा जाता है। तो इकोनॉमिक सिस्टम बायोडायवर्सिटी को कितने भागों में आता है? अल्फा, बीटा, गामा। ये क्या है? बायोम से एक ही प्रकार एक बायोम के अंदर क्या है? बहुत सारे इकोसिस्टम हैं और हर इकोसिस्टम में अलग अलग बायोडायवर्सिटी हो। मैंने कहा अगर हम एक इकोसिस्टम की बायोडायवर्सिटी को लेते हैं तो अल्फा बायोडायवर्सिटी, दो की लेते हैं तो बीटा बायोडायवर्सिटी, और पूरे बायोम की लेते हैं तो गामा। ये हो गई। आगे लिखिए। लिख लीजिए जैव विविधता के प्रमुख खतरे। जैव विविधता के प्रमुख खतरे, ये सवाल दो बार हर बार आता है कि जैव विविधता के मेन खतरे कौन है? ठीक है, देखो इसको बोला जाता है फोर क्वाड्रेंट ऑफ व्हील। जो विविधता के चार सबसे बड़े पाप होते हैं, ये सबसे ज्यादा, ठीक है। सवाल बार बार पूछा जाता है कि जो विविधता के विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण कौन है? सबसे बड़ा कारण कौन होगा? चार। पहला हैबिटेट लॉस, यानी आवास का विनाश। हैबिटेट लॉस, हैबिटेट लॉस। फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन का मतलब तोड़ना, टूटना। जैसे देखो, जैसे आपने देखा होगा कि पहले हम लोग गौरैया रहते, पहले जितना रहती थी कि आज उतना है? क्यों नहीं? तो विलुप्त क्यों हो गई? विलुप्त हो गई ना, तो अब क्यों हो गई? तो क्यों हो गई? वही चार कारण है। उस चार में एक कारण है हैबिटेट। जैसे आपने देखा पहले खपड़ा के घर रहता है, खपड़े के घर रहते थे, तो जब खपड़े घर रहते थे तो जो लकड़ी से उसको किया करते थे ना, तो क्या होता था? वहां पर छेद होता था, तो चिड़ियों का घोंसला होता था। आज सब प्लास्टर और पुट्टी उट्टी मरवा करके मारे, सब पूरा टाइट कर दिया, प्लास्टर भी किया, पुट्टी भी किया, पेंट भी कर दिया। तो अब वो रहे तो कहाँ रहे? तो सबसे कारण क्या हुआ? खुद सोचो, वो तो चिड़िया जाड़े का मौसम है, मान लिया आपका कोई घर नहीं, मनुष्य का कोई घर नहीं, कहाँ जाएगा बताओ? आप खुद सोचिए, अभी हम लोग हैं, अगर कहीं घर नहीं है तो यहाँ जाने के बाद कहाँ जाएंगे? खुद सोचो, कहाँ जाएगा आदमी भाई? कब तक पेड़ ओढ़ के पीछे रखोगे?
वो भी तो आवास है। पता लगा कि पेड़ों के जो कोई सांप गोजर कूद गया बीच में, कोई और जानवर आगे आ गया कूद गया, तो क्या करोगे? 10 दिन बचोगे, 15 दिन बचोगे, ठीक है तो खत्म हो जाएगा। कस के गर्मी लगे, धूप लूह लग जाए, क्या नाम है, कब तक आम का वो पियोगे, क्या नाम? हाँ तो बहुत तो हैबिटाट लॉस प्रजातियों के विलुप्त का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा बनेगा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? जैसे देखिए, जैसे ये बहुत बड़ा जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है, और जो प्रजातियां यहां से यहां तक टहल घूम रही थी, मस्ती से कोई दिक्कत नहीं थी, और एक सिटी यहां पर है, एक सिटी यहां पर है। सीधे अगर मान लिया ऐसे जाते हैं, हाईवे ये बना है और इसकी दूरी है 250 किलोमीटर, ये जो है, तो इसकी भी 250 होगी। और अगर ये सीधा कर दिया जाए तो सीधे 500 किलोमीटर घट गई दूरी, की नहीं तो घट गई 500 घट गई। तो मनुष्य क्या करता है? ये पूरा जंगल यहां से यहां तक है, बीच से क्या हुआ, रोड बना दिया। हमारे लिए तो पतली सी रोड है, लेकिन इसके लिए ये पूरा आवास 2 टुकड़ों में टूट गया। बीच में रोड बना दिया, एक इधर वाला ये हो गया, इधर वाला ये हो गया। जो चीज होता है जब रोमिंग करता चलता है, तो जब पूरा फ्रीली चल रहा था, और आज क्या हुआ, सीधे सीधे क्या कर दिया, 2 टुकड़ों में कर दिया, वो कंफ्यूज हो जा रहा है, वो सोचता अलग आवाज। तो फ्रेगमेंटेशन करने से इसका मानसिक संतुलन टूट जाता है, धीरे धीरे प्रजातियां। तो सबसे बड़ा कारण हैबिटाट लॉस, आवास का विनाश, और उसके साथ किसी आवास को टुकड़ों में तोड़ देना। समझ रहे हो? जैसे कैसे होता कि जैसे बाप के घर है बड़ा सा, और बंटवारा इतना बड़ा खूब बड़ा है, और 4 लड़के हैं, तो जब लड़के थे तो पूरा भी कोई लगता था यहाँ से वहां तक का। शादी भी हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ, दूसरे दिन लोग अगले ही दिन 2-4 बाउंड्री हो गई। तो जहाँ आप चलते जितना, तो आपको कुछ दिन कंफ्यूज रहोगे। जबकि मनुष्य समझदार है, वो समझता है कि भाई ये क्या नाम है, हमारी मर्जी से हम लड़े हैं, इसके अलग होने के लिए सब तो एडजस्ट नहीं हो पाता है, जीवधारी कैसे करें? तो उसके विलुप्त का एक कारण ये फ्रेगमेंटेशन। समझे कि नहीं समझे? अगला जो कारण, अगला ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, अत्यधिक दोहन। अत्यधिक दोहन ये क्या होता? मान लिया कोई प्रजाति है, उस प्रजाति का बहुत ज्यादा मनुष्य यूज कर रहा है। जैसे आपने देखा मछली को ले, मछलियों की बहुत सारी प्रजातियां होती है। तो आपने देखा कोई मछली बहुत ही हाईली न्यूट्रिटिव से, बहुत ही ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टी उसकी ज़बरदस्त है, तो उसका मनुष्य बहुत ज़्यादा दोहन करने लगता है, तो वो प्रजाति धीरे धीरे उसके आवास में खत्म हो जाती है। तो दूसरा सबसे बड़ा प्रजातियों के विलुप्त का कारण क्या है? जैसे आपने देखा होगा कि पहले लोग जो पहाड़ी बत्तख, सुना होगा पहाड़ी बत्तख, उसका शिकार करते थे। पहाड़ी बत्तख जो बरसात के मौसम उड़ता है, तो जो मजबूत होते उसका बंदूक लेके शिकार करते हैं, उसका जो मीट बड़ा जबरदस्त होता है, तो उसको धीरे धीरे क्या होता है, उसका शिकार करते करते उसका, समझ रहे हो? तो ये सब वो है क्या नाम, आपने देखा वो गांव में किलहट एक चिड़िया होती थी, किलहट देखा कि नहीं किया?
भाई इतना बड़ा देखिए होता नहीं है, तो उसको भी लोग क्या शिकार करने लगे। बगुला तो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बगुले में क्या होता है, जो इसका आवास को फ्रेगमेंट खत्म कर दिया गया। आवास जो होता, पहला फैक्टर क्या था, आवास। जैसे आपने देखा बगुले के लिए पानी चाहिए, उसको जीने के लिए पानी चाहिए, तो वो जैसे होता है पानी भरा था, बरसात के मौसम जा करके वहाँ बैठता है, अपना टाइल घूम चलाता, उसकी आदत है जेनेटिकली, दादा परदादा उसके अंदर रही। अब जितने भी गड्ढे उठे सब क्या हुआ, भर दिए, पानी करीब नहीं। जो थोड़ा गड्ढा टाइप हो खेत हो, जो दो तीन क्या हुआ, खेती करने लगे। आवास का विनाश पहले वाला। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है अत्यधिक दोहन। लिख लो, अत्यधिक दोहन प्रजातियों के विलुप्त का दूसरा बड़ा कारण होता है। तीसरा, एलियन स्पीसीज। एलियन स्पीसीज का मतलब बाहरी विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। देखिए, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। ठीक है, लेकिन मान लिया कोई आवास है, जैसे ये है, इस आवास के अंदर एक कन्फर्म है कि ये सब लोग अलग अलग, जैसे छोटा सा शहर वाले ये बस्ती, इस बस्ती में ही मान लिया 50 प्रजातियां, 100-200 प्रजातियां रहती। जैसे मनुष्य है, कुत्ता है, बिल्ली है, सांड है, भैंस है, और को भी देखो मान सब होता। इसी बीच में अचानक कोई ऐसी प्रजाति आ जाए जिसको हम लोगों को देखना और लाकर यहाँ छोड़ दिया जाए, तो 10-15 दिन तो हाउफायर है, वो पता नहीं कौन सा खूंखार जानवर आ गया तो मार डालेगा क्या ना। जैसे होता है मोनुचवा आ गया, अरे मोनुचवा का कुछ नहीं था, हर चीज में मोनुचवा आ गया। तो अब बताइए, अगर कोई ऐसी प्रजाति आ जाए जिसको कभी न देखा हो, तो बहुत सारी प्रजातियां खुद डिस्टर्ब हो जाएंगी। मान लिया जैसे जानवर ही बहुत सारे रहते हैं, बिल्ली दिखते हैं सारा, अचानक कोई खूंखार टाइप प्रजाति आ जाए तो यही सब छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे, इधर उधर भाग जाएंगे, नहीं भाग जाएंगे, और उस भागते भाग दौड़ में बेचारे हो सकता है खत्म हो जाए, तो प्रजातियां। तो इसको एलियन स्पीसीज जो आ जाती है किसी जगह पर, किसी आवास में, तो प्रजातियों के विलुप्त होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो 3 पॉइंट हो गया 4 क्वाड्रेटिकल। चौथा लिख लीजिए, को एक्सटेंशन। को एक्सटेंशन, सह विलुप्ति। देखो, को एक्सटिंक्शन, कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो सदैव दूसरी प्रजातियों के ऊपर ही निर्भर रहती हैं। जैसे आपने देखा होगा लाइकेन। लाइकेन में क्या है, एलगी और फंजाई, ये तो हुआ। अगर एलगी मर गई तो फंजाई क्या होगा, मर जाएगा। तो को इस सह विलुप्ति, अगर ये दो प्रजातियां साथ में रह रही हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक के विलुप्त होने से दूसरी विलुप्त हो जाएगी। जैसे ये हो गया, ये विलुप्त हो जाएगी। जैसे कोई बटरफ्लाई है, तितली है, बटरफ्लाई कब विलुप्त हो जाएगी, जब फूल विलुप्त हो जाएंगे, बटरफ्लाई हो जाएगा। तो
बटरफ्लाई के विलुप्त होने से फूल अपने आप विलुप्त हो जाएंगे, या फूल के विलुप्त होने से बटरफ्लाई विलुप्त हो जाएगा। तो एक्सटेंशन का मतलब हुआ कि एक प्रजाति को विलुप्त होने से दूसरी प्रजाति विलुप्त हो जाती है अगर एक दूसरे क्लोज में पड़ते हैं। तो चार, देखिए इसके अलावा बहुत सारे और कारण हैं। क्वेश्चन बार बार कमीशन ने दिया है, उठा के देखिए आए हुए हैं कि बायोडायवर्सिटी को विलुप्त होने का कौन सबसे मुख्य कारण है। तो आप क्या बताओगे? सीधे सीधे चार में से कोई एक हो, उसी को मान लीजिए बस। हैबिटाट क्लास बीच में रखता है, बाकी चार और दे देते हैं, तीन और देते हैं, तो हैबिटाट क्लास मान लीजिए। बाकी अगर किसी उसको देखिए, यही एक नियम होता है। अगला लिख लीजिए, एक लिख लीजिए, बायोडायवर्सिटी रिचनेस, बायोडायवर्सिटी इवननेस क्या है, ये पूछा जाता है। richness, biodiversity, evenness। मान लिया इसमें कितने लोग हैं? वैसे 12 12। इसमें कितने? 12। इस आवास में कितने प्रजातियां हैं? 12। इसमें कितना है? 3। जबकि नंबर देखा जाए तो दोनों में बराबर है, 12 इसमें 12 उसमें, 12 इसमें भी 12 इसमें। तो जहां पर अगर संख्या सेम है लेकिन प्रजातियों अलग अलग है तो क्या होगा? स्पीशीज रिचनेस। और यहाँ पर स्पीशीज इवननेस। समझ गए बात? अब हेडिंग डाल दीजिए, जो विविधता के स्रोत, जो विविधता के स्रोत। मतलब यह है अगर किसी आवास में सेम दो आवास में सेम नंबर लोग रहते हैं, नंबर ऑफ एनिमल या जीव से, लेकिन अगर जिस आवास में अलग अलग प्रजातियां हैं तो वहां अगर मान लिया आवास में सेम नंबर है लेकिन एक प्रकार के जीव है तो वहां पर स्पीशीज। ठीक है, बात तक समझ गए? अब लिख लीजिए सोर्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। सोर्स ऑफ बायोडायवर्सिटी, जो विविधता के स्रोत। बताओ, जो विविधता कैसे डेवलप होती है?
कैसे पैदा हुआ? मान लिया प्रजाति जो है उसको संरक्षण करेंगे, हम कह रहे हैं एक अपने आप कैसे पैदा होगी? सोर्स में कह रहा हूं ना, सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी का क्या हो सकता है? तो वर्षा हो गई तो क्या होगा? तो वो पेड़ पौधे पहले से मौजूद है, पेड़ पौधे जम गए। बिल्कुल सही। म्यूटेशन क्या होता है? देखो मेरी बात, म्यूटेशन होता है जैसे कोई भी शरीर का कोई भी संरचना जो आपका है, उस संरचना को बनाया किसने है? जीव ने। अगर आपकी नाक, आपकी आंख, आपके बाल जो भी है, वो सब किसने बनाया है? जीव ने। अब मेरी बात देखो, अगर मान लिया ये जीन है, देखो मेरी बात सुनो पहले, जीन है, ये मान लिया जीन है, जीन का मतलब डीएनए, यही जीन आपके शरीर का हर एक एक अंग बनाता है। अगर इसके अंदर अचानक चेंजेस आ जाए, बदलाव आ जाए, यदि जीन के अंदर बदलाव आ गया, तो जो पहले लक्षण दे रहा था क्या वही लक्षण देगा? नहीं देगा, क्योंकि लक्षण देने वाला काम कौन करता है? जीन देता है। अगर किसी जीवधारी के अंदर जीन के अंदर अचानक परिवर्तन हो गया, तो वो जीवधारी बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? तो अगर यही बदलाव धीरे धीरे होता रहा तो नई नई प्रजातियां बनती जाती हैं। तो पहला रीजन लिख लीजिए, म्यूटेशन। क्या आप क्रिटिक क्या डाले हो? जो विविधता का स्रोत, तो पहला स्रोत लिखिए म्यूटेशन, तो परिवर्तन। म्यूटेशन परिवर्तन। तो पहला कारण है जो विविधता डेवलप होने का, उत्परिवर्तन। ठीक है। अब जैसे देखो, हम मनुष्य के अंदर, मनुष्य एक प्रजाति है, और प्रजाति है तो उसका एक फिक्स है कि दो आंख होगी, एक मुंह होगा, तो एक नाक, नाक दो है कि एक है? एक है। इस वहाँ का ये पहाड़ के बीच दो नालियां हैं, वाला ये हैबिटेशन हो गया, हैबिटाइज हो गया। ठीक है, ये सब ये हमारे शरीर का पार्ट है। अगर मनुष्य के जीन में अचानक परिवर्तन हो जाए, कभी कभी आपने देखा क्या है कि 3 हाथ वाला आदमी आ जाता है, 6 उंगली वाला हो जाता है, तो उंगली के 6 हो जाना जीन के अंदर बदलाव, तभी तो 6 हुआ है। यही लगातार हर जनरेशन में इसी तरह होता चला जाए तो 1000-2000 साल के बाद मनुष्य का एक दूसरी प्रजाति, मतलब बात। लेकिन 6 वाला सही है कि 5 वाला सही है? और 4 वाला? एक्चुअली होता क्या है कि जो जिस समय जिसके पास रहता है, दौर में रहता है, वो देखता है, वही उसको परफेक्ट मानता है। हो सकता है आपके पूर्वज, उनके पास 2 ही उंगलियां थी, तो वो हजारों साल तक थी, ऐसी थोड़ी है, वो उसको अच्छा मानते हैं। जैसे मनुष्य के भी इंसेस्टर थे, जैसे प्रोकांसल थे, ट्रायोपिथेकस थे, शिवापिथेकस थे, होमो रामापिथेकस थे, होमो हैबिलिस थे, होमो इरेक्टस थे, होमो ऑस्ट्रेलेंथिस थे, होमो निएंडरथैलेंसिस थे, और क्रो-मैग्नन थे, और फिर फाइनली हम लोग डेवलप हुए। मनुष्य का सबसे पहले इंसेस्टर कौन था? हम लोग तुरंत पहले वाला क्रो-मैग्नन। और क्रो-मैग्नन, कई बार सवाल पूछा गया है, मनुष्य का तुरंत पहले इंसेस्टर कौन था? क्रो-मैग्नन। क्रो-मैग्नन्स हम लोग जो थे, हम लोग से ज़्यादा होशियार थे। क्रो-मैग्नन्स की जो क्रैनियल कैपेसिटी, ब्रेन की जो क्षमता थी, वो मनुष्य से ज़्यादा थी। क्रैनियल कैपेसिटी क्रो-मैग्नन की 1400 सीसी थी। हम लोग के पास कितनी सीसी है?
1200, 1250, 1300 सीसी तक होती है बस। तो हम लोगों के जो इंसेस्टर थे क्रो-मैग्रेन, पूछा गया है सबसे मनुष्य के तुरंत पहले मनुष्य का इंसेस्टर कौन था? क्रो-मैग्रेन। ध्यान रखें, कई बार सवाल पूछा गया है। और मनुष्य की जो क्रैनियल कैपेसिटी, हमारी जो ब्रेन की जो क्षमता होती है, ब्रेन एक जगह पर रखी, ये तो हमारे क्रैनियम है जहाँ ब्रेन को छुपा के रखा गया है। तो खोपड़ी किसी को देख करके मत सोचो बहुत ज़्यादा, किसी की इतनी बड़ी खोपड़ी होगी तो मत सोचो बहुत इंटेलिजेंट होगा। ब्रेन को इतनी जगह पे है भाई, किसी की खोपड़ी देख के बच्चे जगत में आती है तो बना खोपड़ी है। किसी की छोटी खोपड़ी है तो इसको बोलो उसके कहते हैं उसके भेजा है ही नहीं। ब्रेन में छोटी जगह में रखी हुई है। और मनुष्य की एक एवरेज क्रैनियल कैपेसिटी कितनी होती है? 12 से 1250 सीसी तक होती है। मेल में 1300, फीमेल में 1250। देखो हम हमने नहीं कहा, तो सीसी बता रही है कहीं महिलाओं का रक्त भी कम रहता है, ब्लड भी कम होता है, ब्लड भी कम, उसका हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन भी कम होता है। ठीक है, अब गुस्साना नहीं जो है ये बायोलॉजी का हम लोग तो कह रहे हैं, समझ रहे ना। तो किसी की खोपड़ी देख करके मत चाहो जाना कि इसकी बहुत बड़ा ब्रेन, आइंस्टीन का तो पहला कारण जीव विविधता का क्या है? तो इसको लिख लो पहला, उत्परिवर्तन। जीवित जीव की आनुवंशिक संरचना में परिवर्तन को कहते हैं। उत्परिवर्तन जीवित जीव की मूल यानी आनुवंशिक संरचना में परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। लिख लीजिए, म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन जीवों के आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन करके आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन करके आनुवंशिक विविधता को बढ़ाते हैं। दूसरा कैसे बढ़ाएंगे? आप्रवास, माइग्रेशन। जैसे एक कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बाहर की अगर कोई प्रजाति आ जाएगी तो यहाँ जैव विविधता बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी? तो ये माइग्रेशन दूसरा फैक्टर। तीसरा लिख लीजिए, सक्सेशन। सक्सेशन को अनुक्रमण बोलते हैं। ये क्या होता है? अनुक्रमण क्या होता है? लिख लीजिए, पहले इसको लिख लीजिए। सक्सेशन में, सक्सेशन को हिंदी में अनुक्रमण बोलते हैं। लिखिए, सक्सेशन वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सक्सेशन वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी क्षेत्र में प्रजातियां बढ़ती हैं। सक्सेशन वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी क्षेत्र में प्रजातियां बढ़ती हैं।
कैसे सक्सेशन दो प्रकार का होता है, ध्यान रखिएगा। सक्सेशन कैसे होता है, कोई बताएगा? सक्सेशन कैसे अनुक्रमण कैसे होता है, बताओ। सक्सेशन अनुक्रमण क्या होता है? देखो, मान लिया एक बेयर रॉक्स है। बेयर रॉक का मतलब नंगी चट्टान, नंगी चट्टान, ठीक, बिल्कुल ऐसे पूरा खंडार नंगी चट्टान। तो इस नंगी चट्टान में पत्थर का है पूरा, तो इस पत्थर में कभी जंगल इसके ऊपर डेवलप हो सकते हैं? पत्थर का चट्टान है तो उस पर जंगल कभी हो सकता है? उम्मीद पर दुनिया कायम, कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम। कुछ भी हो सकता है, एकाध नहीं। इस एक बेयर रॉक से एक कंप्लीट फॉरेस्ट बनेगा, लेकिन एक दिन में नहीं होगा, ये लाखों साल लग जाएगा, 1000 साल लग सकता है, 1000 years लग सकता है। कैसे? सबसे पहले इस जंगल, इस पहाड़ के ऊपर काई लगेगी, तो काई जो होगी धीरे धीरे अपने अंदर केमिकल्स निकलता है। वो केमिकल जो होता है पहाड़ के छोटे छोटे जर्रे वाली छोटे छोटे पार्टिकल्स को, उसको तोड़ तोड़ के धूप कसते हुए सूख गए, लेकिन धूप की वजह से चट्टानों गर्म हुई, और चट्टान जब गर्म कोई चीज तो फैलती है, और जैसे जाड़ा या सिकुड़ेगा तो फैलना सिकुड़ना धीरे धीरे चट्टान की मृदा के रूप में टूटता चला जाएगा। प्रोसेस हजारों साल लगेगी, और धीरे धीरे जैसे ही बारिश हुई, इस बारिश में फिर काई जमी, ये प्रोसेस धीरे 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 टूट टूट करके मृदा बनता चला जाएगा, और 1000 साल के बाद फिर पहले छोटे पौधे, फिर मर गए, फिर थोड़ा बड़े पौधे, फिर बड़े पौधे, तो ये जो चट्टान था धीरे धीरे मृदा बनता चला गया। क्योंकि जो वही छोटा छोटा पौधा था, वही जब मृत होगा तो वही तो सड़े गलेगा, और जो सड़े गलेगा तो वही तो ह्यूमस है। देखो, मृदा के अंदर जब तक ह्यूमस नहीं रहेगी, ह्यूमस क्या होता है? जो भी कार्बनिक पदार्थ, वनस्पतियां जो सड़ती गलती है, जो उससे जो पदार्थ बनता है उसी को ह्यूमस कहते हैं। इसीलिए खेत में हम लोग क्या कहते हैं कि जो सड़ी गली पड़ते हैं उसी में जोत दो, क्योंकि जब जोतते हैं तो ह्यूमस बनता है, और ह्यूमस जो होती है सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाती है। मेरी बात समझ ना? तो सक्सेशन का मतलब है एक नंगी चट्टान से, इसको प्राइमरी वेजिटेशन करेंगे, यानी नंगी चट्टान में एक छोटे छोटे काई बनेगा। तो जो पहला काई बनेगा इसको प्राइमरी वेजिटेशन कहते हैं, और प्राइमरी वेजिटेशन के बाद 1000 साल के बाद कुछ बड़े पौधे होंगे, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट वेजिटेशन। और जब इंटरमीडिएट के बाद क्या होगा, क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनेगी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी का मतलब जो आज बहुत बड़े घने जंगल दिखाई, जहाँ पर आज घने जंगल है, लाखों करोड़ों साल के पहले एक चट्टान रहा होगा, एक पृथ्वी आग का गोला थी, तो सब ही तो लावा था पूरा। ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद
फिर धूप वर्षा से पत्थर के टूटे होंगे थोड़े थोड़े, फिर कहीं काई लगी होगी, काई लगी, ह्यूमस लगा होगा, तो इससे धीरे धीरे वनस्पतियां बढ़ती गई और वहां पर एक क्लाइमेक्स वेजिटेशन हुआ। तो जो सक्सेशन का मतलब होता है एक प्राइमरी वेजिटेशन से क्लाइमेक्स वेजिटेशन को बनना, ये सक्सेशन कहा जाता है। तो सक्सेशन जब होगा तो नई नई प्रजातियां बनेगी कि नहीं बनेगी, जिससे बायोडायवर्सिटी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो देखिए अब मेरी बात समझ गए, इस सक्सेशन का मतलब जहां पर प्राइमरी वेजिटेशन काई से, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट वेजिटेशन, फिर क्लाइमेक्स, इसको सक्सेशन कहते हैं। अब देखिए सक्सेशन भी दो प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री सक्सेशन यानी प्राइमरी सक्सेशन, और दूसरा 2 डिग्री सक्सेशन। अब देखो क्या है, जैसे प्राइमरी सक्सेशन और 2 डिग्री सक्सेशन में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा? प्राइमरी वेजिटेशन सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन में क्या अंतर है? सक्सेशन का मतलब ये है कि प्राइमरी, इंटरमीडिएट और क्लाइमेक्स बनेगा, सेकेंडरी में प्राइमरी से इंटरमीडिएट और क्लाइमेक्स बनेगा, तीनों बनेगा, दोनों बनेगा। लेकिन फर्क क्या, देखो फर्क ये, जैसे प्राइमरी सक्सेशन में, प्राइमरी सक्सेशन की मेरी बात, एक बेयर रॉक है, बेयर रॉक, इसके ऊपर प्राइमरी वेजिटेशन बनेगा, प्राथमिक वनस्पतियां बनेगी, और फिर उसके बाद इंटरमीडिएट वेजिटेशन बनेगा, फिर उसके बाद क्लाइमेक्स। अच्छा, प्राइमरी सक्सेशन में समय कितना लगा? लाखों साल लगा। अब देखो सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी पहले मौजूद है, आग लग गई, ऑस्ट्रेलिया की जैसे आग लग गई, पूरा आग लग गया, पूरा खत्म हो गया, एक भी वेजिटेशन नहीं, कोई जीवधारी नहीं है, पूरा छटा। फिर क्या होगा, ये आग बुझेगी, धीरे धीरे 2, 4, 5 साल के बाद फिर कोई छोटा सा नन्हा सा पौधा आएगा कि नहीं आएगा, जहां भी आग लगी है। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद बढ़ाएगा, फिर उसके बाद पहले, फिर इसमें भी प्राइमरी कम्युनिटी आएगी, उसके बाद इंटरमीडिएट आएगा, फिर उसके बाद जंगल बन जाएगा। ये कितने समय में होगा? ये 200 साल से लेकर के 100 साल के अंदर ही क्लाइमेक्स कम्युनिटी डेवलप हो जाएगी। और इसमें क्या होता है, तो सक्सेशन समझ गए? सक्सेशन का मतलब हुआ कि किसी स्थान पर एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी, एक बहुत बड़ी प्रजातियां, बहुत बड़े समुदाय का डेवलप हो जाना, जहां पर कोई भी चीज नहीं थी, उसको सक्सेशन कहते हैं। ठीक है, लिखो इसमें। सक्सेशन वो प्रक्रिया है, अनुक्रमण वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी क्षेत्र में प्रजातियां बढ़ती हैं, क्योंकि जीवों का क्रमिक समुदाय, क्योंकि जीवों के क्रमिक समुदाय एक दूसरे की जगह लेते रहते हैं। एक क्रमिक समुदाय एक दूसरे की जगह लेते रहते हैं जब तक एक अंतिम बिंदु, चरण समुदाय ना डेवलप हो जाए। क्लियर होगी बात?
और गैप दे दें 5%, दे दें। टाइम हो गया ना, तो इसमें थोड़ा दे दें। 5 कितना बज रहा है?